टूल और इसके मुख्य तत्व, एलिमेंट, मुख्य भाग। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। प्रेस टूल। प्रेस टूल में हम प्रेस टूल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेस टूल होता क्या है। प्रेस टूल इज एन असेंबली ऑफ डाई, पंच प्लेट, बैकअप प्लेट, स्ट्रीपर प्लेट एक्सेट्रा। प्रेस टूल, जिसे हम आमतौर पर डाई भी कहते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि हम डाई का यूज़ करते हैं कि भाई उसकी डाई ख़राब हो गई है, तो हम ये डाई क्या होता है, दिस डाई इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेस टूल। इसको हम प्रेस टूल भी बोलते हैं। इसके मुख्य पार्ट्स होते हैं डाई, पंच प्लेट, पंच बैकअप प्लेट, स्ट्रिपर प्लेट आदि। तो इन सब की असेंबली को हम डाई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू प्रोड्यूस शीट मेटल कंपोनेंट्स और स्टैम्प पार्ट्स फ्रॉम द फ्लैट मेटल शीट्स। हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मेटल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, स्टैम्प पार्ट्स बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मेटल कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, स्टैम्प पार्ट्स कैसे होते हैं? स्टैम्प पार्ट आप देख सकते हैं, मैंने एक फिगर में दिखाया हुआ यहाँ पर। ये स्टैम्प पार्ट होते हैं जिसमें जो शीट मेटल की चादर होती है उसमें उभरे हुए भाग बने होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इनको हम स्टैम्प्ड पार्ट्स बोलते हैं। ये उभार है यहाँ पर। तो इसको किसी भी मशीनिंग प्रोसेस से बनाना पॉसिबल नहीं है, ये प्रेस मशीन के द्वारा, प्रेस टूल का प्रयोग करके ही बनाए जाते हैं। और भी पार्ट्स हैं जो प्रेस टूल से बनाए जा सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो फिगर में, ये गाड़ी का साइड है जिसमें कि खिड़की वगैरह लगी होती हैं। आप इसमें और भी कंपोनेंट देख सकते हैं। ये सब ये शीट मेटल कंपोनेंट्स हैं और स्टैम्प पार्ट्स हैं जो कि शीट मेटल से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रेस टूल आर कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक एंड मैकेनिकल प्रेस टू प्रोड्यूस कंपोनेंट एट हाई वॉल्यूम। यानी कि प्रेस टूल का प्रयोग हम मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, जहां पर हमें अधिक मात्रा में कंपोनेंट्स बनाने हो। ये प्रेस टूल्स हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और मैकेनिकल प्रेसों में प्रयोग किए जाते हैं। जनरली, सामान्यतः प्रेस टूल्स आर कैटेगराइज्ड बाय द टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड यूजिंग द टूल। जनरली हम इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे इनको जाना जाता है? ये जो प्रेस टूल होते हैं, अपने किए जाने वाले ऑपरेशन के अनुसार जो है इनकी नाम रखा जाता है। जैसे कि कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, सच है जैसे ब्लैंकिंग प्रेस टूल, पियर्सिंग प्रेस टूल, बेंडिंग, फॉर्मिंग, फॉर्जिंग, ट्रिमिंग एक्सेट्रा। तो हम इनको कैसे वर्गीकृत करते हैं कि हमें ब्लैंकिंग टूल चाहिए, हमें बेंडिंग प्रेस टूल चाहिए, फॉर्मिंग प्रेस टूल चाहिए, फॉर्जिंग। तो ये दीज प्रेस टूल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। ये अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि प्रेस टूल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। और हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेस टूल्स, यानी कौन कौन से भाग होते हैं प्रेस टूल्स के। सो यहाँ पर ये फिगर मैंने दिखाई है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ ए प्रेस टूल्स या ड्रा ए नीट एंड क्लीन स्केच ऑफ press tools, so you can draw this figure and you have to remind this figure and you can get 50% marks in your examination, because evaluator see this figure and he gives you I think 50% marks. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एवल्यूटर जो है कॉपी चेक करने वाला आपकी ये फिगर देख लेगा, इसे देखते ही आपको लगभग 50% मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही फिगर याद करनी है। अगर ये फिगर आप याद कर लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स, तो ये समझ लीजिए आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। और अगर आपको ये फिगर याद नहीं है तो आप आई थिंक इसके बारे में लिखना आपको मुश्किल रहेगा, और एक तरह से आप वो तुक्का उक्का मार के लिख के आते हो, वही कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि इस फिगर को आप 2-3 बार ड्रॉ कर लें। 2-3 बार ड्रॉ करने के बाद आप इनके नाम को जो यहाँ पर दिया हुआ है उनको याद कर लें और उसके बाद उनको लिखना स्टार्ट करिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, सबसे जो अपर पोर्शन जो होता है इसका, वो है रैम, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसके नीचे है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये शैंक है यहाँ पर, और शैंक से नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर पंच होल्डर लगा हुआ है। पंच होल्डर के बाद ये गाइड पोस्ट बुशिंग लगा हुआ है। बुश यानी यहाँ पर जो है हमारी ये गाइड पोस्ट इसके अंदर जा सकता है। ये जो गाइड पोस्ट हैं 2 साइड में लगे हुए हैं, ये गाइड पोस्ट जो होते हैं इस बुशिंग में एंटर करते हैं ताकि जो डाई है वो डिसलोकेट ना हो। डाई और पंच दोनों ही एक दूसरे से लीनियर रहें, एक रेखा में कार्य करें। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है पैकिंग, दिया हुआ है स्टीपर, दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो ये पंच प्लेट दी हुई है जो कि
पंच को होल्ड किए हुए है। इसके पीछे यहाँ पर बैकअप प्लेट लगी हुई है। मैं आगे 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि इनका कार्य क्या होता है, क्यों इन बैकअप प्लेट का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों पंच प्लेट का प्रयोग किया जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा है वो रैम स्लाइड है। रैम स्लाइड क्या होती है? रैम स्लाइड मूविंग कंपोनेंट ऑफ द प्रेस विच ट्रांसफर द मैकेनिकल और हाइड्रोलिक फोर्स फ्रॉम द फ्लाईव्हील और हाइड्रोलिक सिस्टम। ये क्या है? ये द्रव इंजीनियरी प्रणाली से जो हमें पावर मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, या फ्लाईव्हील से, फ्लाईव्हील को पावर किससे मिलती है? जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मोटर से इसको पावर मिलती है। जो मोटर से जो हमें पावर मिली है, या जो हाइड्रोलिक सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम से जो पावर मिलती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी ये मैकेनिकल भी हो सकती है, हाइड्रोलिक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ये पावर जो है वो मूविंग कंपोनेंट है और ये रैम को ट्रांसफ़र होती है। सो मूविंग कंपोनेंट ऑफ द प्रेस विच ट्रांसफर द मैकेनिकल और हाइड्रोलिक फोर्सेज। तो ये जो होता है हमारी यांत्रिक या द्रविक बल जो होता है उनको ट्रांसफ़र करता है, जो कि हमें फ्लाईव्हील या हाइड्रोलिक सिस्टम से मिलते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद हम इससे क्या करते हैं? इससे के लिए बाद हम करते हैं फोर शीट मेटल स्टैंपिंग। यानी इस पावर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? शीट मेटल स्टैंपिंग के लिए किया जाता है। शीट मेटल स्टैंपिंग के मैंने आपको एग्जाम्पल अभी पीछे फिगर में दिखाए थे। स्टैंपिंग क्या होता है? स्टैंपिंग भी एक प्रकार का हमारा प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन है, जिसमें हम कंपोनेंट्स में एक साथ कई ऑपरेशन करते हैं। वहाँ पर पंचिंग भी होती है, शेयरिंग भी होती है, एंड स्टैंपिंग माने जैसे आप मोहर लगाते हो, यानी कुछ उभरा हुआ भाग बनाना शीट मेटल में, धातु की चादर में, उसको हम स्टैंपिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है शैंक। शैंक आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। किसी भी टूल का वो भाग जो पकड़ा जाता है, जो होल्ड किया जाता है, उसे हम शैंक कहते हैं। तो द शैंक इज यूज एज ए पार्ट फॉर इंस्टॉलिंग द टॉप डाई इन द स्लाइड ऑफ द प्रेस मशीन। तो शैंक का प्रयोग जो होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हम डाई को जो स्लाइड है उसमें फिट कर सकें। तो शैंक इज यूज एज ए पार्ट फॉर इंस्टॉलिंग तो जो शैंक का प्रयोग किया जाता है वो टॉप डाई को स्लाइड में फिट करने के लिए किया जाता है प्रेस मशीन के, जैसा मैंने हिंदी में यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। इसके बाद आता है पंच होल्डर। इसको हम अपर शू भी बोलते हैं। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द डाई सेट। ये डाई सेट का सबसे ऊपरी भाग होता है, विच कंटेन गाइड पोस्ट बुशिंग, जिसमें गाइड पोस्ट बुशिंग लगा होता है। द होल अपर सेक्शन, पूरा ऊपरी भाग जनरली, जिसमें क्या क्या होता है? पंच और पंच प्लेट होता है ऑफ डाई सेट। डाई सेट का पूरा ऊपरी भाग इज माउंटेड ऑन द पंच होल्डर। पूरा भाग जो है वो पंच होल्डर में लगा होता है। डाई होल्डर जिसे हम लोअर शू भी बोलते हैं। दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द डाई सेट। ये डाई सेट का सबसे निचला भाग होता है, विच कंटेन गाइड पोस्ट, जिसमें गाइड पोस्ट लगे होते हैं। द होल लोअर सेक्शन जनरली कंटेन डाई एंड स्ट्रिपर। जो पूरा जो लोअर सेक्शन होता है डाई का, जिसमें डाई और स्ट्रिपर होते हैं, ऑफ डाई सेट इज माउंटेड ऑन द डाई होल्डर। ये सारा का सारा कहाँ लगा होता है? डाई होल्डर पर फिट किया जाता है। नीचे का जो भाग होता है डाई और स्ट्रिपर, ये टोटल जो होता है डाई होल्डर में लगा रहता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बैकअप प्लेट। बैकअप प्लेट इज प्लेस सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डज नॉट बिकम एक्सेसिव ऑन पंच होल्डर। बैकअप प्लेट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि पंच होल्डर पर दाब तीव्रता अधिक न हो जाए। यानी इसको रिड्यूस करने के लिए दाब तीव्रता को हम बैकअप प्लेट का प्रयोग करते हैं। बैकअप प्लेट का प्रयोग करने से पंच के पीछे जो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और जो पंच होल्डर होता है उसको हानि होने से बच जाती है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पंच बैक प्लेट। इसको हम पंच बैक प्लेट और प्रेशर प्लेट भी कहते हैं, जैसे मैंने हिंदी में मेंशन भी कर दिया। यहाँ पर आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड द पंच प्लेट एंड ये दिस इज द बैकअप प्लेट। ये वाला क्या है? हमारा बैकअप प्लेट है। यहाँ पर क्या हुआ? ये पंच का पीछे का एरिया है, और इसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, ताकि पंच होल्डर पर इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, पंच होल्डर का एरिया बढ़ जाए, पंच होल्डर पर पंच का जो एरिया है वो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, इसलिए हम यहाँ पर बैकअप प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पंच प्लेट। द फंक्शन ऑफ द पंच प्लेट इज टू होल्ड पंच इट इन प्रॉपर रिलेटिव पोजीशन। तो पंच प्लेट का क्या काम होता है? पंच को होल्ड करने का होता है उपयुक्त स्थिति में। द पंच प्लेट
फिट्स क्लोजली ओवर द बॉडी ऑफ पंच, और ये पूरी तरह कंप्लीटली पूरी तरह ये पंच को घेरे रहती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंच रिटेनर, इसको हम पंच रिटेनर भी बोलते हैं, पंच रिटेनर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पंच। दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डाई असेंबली, ये डाई असेंबली का सबसे मुख्य भाग होता है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मूव्ड बाय प्रेस, रैम और स्लाइड। ये और रैम और स्लाइड के द्वारा या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रैम स्लाइड के द्वारा इसको गति प्रदान की जाती है। पंच एंड डाई एक्ट टुगेदर टू मेक ए स्टैम्प पार्ट, कोई भी शीट मेटल का कंपोनेंट बनाने के लिए पंच और डाई दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेड। द बेड इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्रेस फ्रेम, यह है प्रेस फ्रेम का सबसे निचला भाग होता है। दैट सर्व एज ए टेबल, जो एक टेबल की तरह कार्य करता है। टू विच ए बोलस्टर प्लेट इज माउंटेड, जिस पर एक बोलस्टर प्लेट लगी होती है। बोलस्टर प्लेट क्या होती है? दिस इज ए थिक प्लेट सिक्योर टू बेड, यह एक थिक प्लेट होती है जो बेड पर लगी होती है। विच इज यूज फॉर सपोर्टिंग एंड लोकेटिंग द डाई सेट, और इसका प्रयोग डाई सेट को सपोर्ट करने, सहारा देने के लिए और लोकेटिंग यानी स्थापित करने के लिए किया जाता है। डाई इज ए फीमेल पार्ट ऑफ डाई ब्लॉक या प्रेस टूल, यह प्रेस टूल का फीमेल भाग होता है। में एक होता है नर, एक होता है मादा, तो ये मादा भाग होता है। टूल फॉर प्रोड्यूसिंग द गिवन जॉब वर्क इन ए प्रेस, यह प्रेस में जिस तरह का हमें पार्ट्स बनाना है यह उस तरह का एक भाग होता है। डाई एंड पंच वर्क टुगेदर टू मेक डिजायर्ड शेप प्रोडक्ट, डाई और पंच मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर जो होते हैं, जो हमें कंपोनेंट बनाना है वो उस तरह का कंपोनेंट बनाते हैं। क्योंकि कोई भी एक तरफ से आप जानते हैं यानी मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए इसके बाद आता था स्ट्रिपर। स्ट्रिपर इज यूज टू स्ट्रिप द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम ए पंच और डाई, स्ट्रिप माने होता है खींचना। स्ट्रिपर इज यूज टू स्ट्रिप द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम ए पंच और डाई, ये स्ट्रिपर क्या काम करता है? ये पंच और डाई के बीच जो मेटल शीट यूज़ की जाती है, जब हम पंचिंग करते हैं तो पंचिंग के बाद ताकि जो शीट है वो पंच के साथ ऊपर ना जाए, उसको खींचने का कार्य करता है। क्योंकि जब पंचिंग हो जाती है, पंचिंग के बाद जो शीट होती है वो उसके जो शीट होती है वो पंच के साथ ऊपर जा सकती है, उसको रोकने का काम जो करती है वो स्ट्रिपर द्वारा किया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? आप जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन का नाम आपने सुना होगा। स्ट्रोक होता है जैसे हमारे इंजन में पिस्टन की टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक लेंथ होती है, उसे हम स्ट्रोक बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ रैम मूवमेंट फ्रॉम इट्स अप पोजिशन टू डाउन पोजिशन, यहाँ पर रैम के द्वारा ऊपरी भाग से नीचे भाग में यानी डाई ऊपरी हिस्से से नीचे हिस्से तक चली गई दूरी को हम स्ट्रोक बोलते हैं। इट इज जनरली कांस्टेंट फॉर मैकेनिकल प्रेस, और मैकेनिकल प्रेसों में ये कांस्टेंट होती है, यानी मैकेनिकल प्रेसों में ये निश्चित होती है। स्ट्रोक जो होता है अपर एंड लोअर जो डिस्टेंस होती है इसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट वेरिएबल फॉर हाइड्रोलिक प्रेस, पर ये हाइड्रोलिक प्रेस में इस डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।